मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं ठक्कर बापा कॉलोनी बीएमसी हिंदी सेकेंडरी स्कूल चेंबूर से हूँ और आज हम इंग्लिश पेपर गाइडेंस और डिस्कशन इस टॉपिक पे आगे का हम स्लाइड देखेंगे और उसके बाद डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली जो आपका जो पेपर होता है इंग्लिश का दैट इज फॉर 80 मार्क्स। फर्स्ट जो आपका सेशन था उसमें हमने अपना देखा सेक्शन 1 में जो होता है लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज स्टडी में हमने 10 मार्क्स का इजी ग्रामर देखा था। इसमें क्वेश्चन 1 में 1A एंड 1B दो पार्ट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो आपका सेक्शन होता है वो होता है टेक्सचुअल पैसेज। टेक्सचुअल पैसेज मीन्स आपको पैसेज दिया जाता है और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपको 10 मार्क्स के होते हैं। इसमें पैसेज में से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेकंड सेक्शन है टेक्सचुअल पैसेज में दो पैसेज आते हैं। ए पार्ट में आपका एक पैसेज दिया जाता है वो जो कि टेक्स्ट बुक से होता है और उसके बेस पे क्वेश्चन आंसर होते हैं। एंड आफ्टर दैट सेकंड जो होता है क्वेश्चन 1B वो भी टेक्स्ट से आपको दिया जाता है पैसेज और उस पैसेज को पढ़कर आपको क्वेश्चन आंसर का आंसर देना होता है। इसमें आपको टेक्स्ट से रिलेटेड हो सकते हैं और आपको कुछ जो सिनोनिम्स है एंटोनिमस है ग्रामेटिकल कुछ जो क्वेश्चन होते हैं एक एक मार्क्स के वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड सेक्शन आता है वो आता है पोइट्री का। पोइट्री का आपका जो क्वेश्चन होता है वो 10 मार्क्स का होता है जिसमें पहला जो है थर्ड एक क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको स्टैंजा दिया जाता है। पोयम का आपको 2 स्टैंजा दिया जा सकता है। उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन के बाद जो है उसमें आपको एक फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क्स के लिए आता है और क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। ये 5 मार्क्स का आपका फर्स्ट पार्ट होता है पोइट्री का ए पार्ट। और बी पार्ट में जो होता है वो होता है एप्रिशिएशन। अब एप्रिशिएशन क्या होता है? ये पोयम के बारे में आपको कितना इंफॉर्मेशन है या कितना आपको उसके बारे में नॉलेज है, ये 5 मार्क्स का आपका बी पार्ट होता है। जैसे थर्ड ए पार्ट में आपको पोयम का क्वेश्चन आंसर उसके बेस पे पूछा जाता है, उसी तरह थर्ड बी में व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर गिविंग अ स्टैंजा। आपको पोयम का 2 स्टैंजा दे सकते हैं या आपको मे बी दे कैन गिव अ फुल स्टैंजा आल्सो और उसके बेस पे जो है आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और उन पॉइंट्स को आपको क्या करना होता है, उस पॉइंट्स के बेस पर आपको पोयम पढ़कर जो है रीड करके उसके आंसर दिए जाते हैं। इसमें पोयम के एप्रिसिएशन में जो हम पहले देखते हैं कि मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, किस पॉइंट पे कितने मार्क्स दिए जाते हैं। फर्स्ट आपका है टाइटल। टाइटल हाफ मार्क्स के लिए होता है आपको। और कभी भी आप याद रखिए कि जब आप पेपर लिखते हैं तो आपका जो हैंडराइटिंग ठीक ठाक हो, बहुत ये भी जरूरी नहीं आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, बट उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करो तो यू कैन अचीव अ 5 आउट ऑफ 5 इन दिस क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट इज टाइटल। टाइटल जो होता है वो आपका हाफ मार्क्स के लिए होता है। सेकंड जो आपका पॉइंट है पोएट। पोएट जो होता है वो आपको पोयम में दिया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली दिया जाता है। अगर नहीं दिया होता है तो आप उसको याद कर सकते हो, बट मोस्टली जो होता है दिया ही जाता है पोएट का नाम आपको पोयम के साथ। थर्ड जो पॉइंट है पोएट, अगर आपने राइटिंग सही लिखा, पोएट का नाम आपने राइट लिखा तो उस पे आपको हाफ मार्क्स मिलते हैं। थर्ड जो है आपका राइम स्कीम। अब राइम स्कीम क्या होता है हम आगे देखेंगे, पहले हम इसके मार्क्स डिवाइडेशन कैसे होते हैं वो चेक कर लेते हैं। राइम स्कीम जो होता है वो पोयम का, उस पे आपको कोई भी एक स्टैंजा लेना है पोयम का और उसका राइम स्कीम बनाना होता है और राइम स्कीम के लिए आपको 1 मार्क्स होता है। अगर आपका राइट स्कीम राइट हुआ तो आप इजीली 1 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। फोर्थ पॉइंट है आपका फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, फिगर ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके आगे के लिए भी
और अभी के लिए भी। अभी आपको 1 मार्क्स के लिए आता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, जैसे आपका हिंदी में और मराठी में अलंकार होता है, उसी तरह इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर ऑफ स्पीच आपको पोएम की किस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ रहा है, पोएम की वो लाइन लेकर आप उस पे फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिख देंगे। सिर्फ आपने फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखा तो उस पे आपको 1 मार्क्स का होता है। और फिगर ऑफ स्पीच जो है ये ऐसा टॉपिक है जो आप आगे की पढ़ाई के लिए इवन 11th-12th में, या आप अगर आगे इंग्लिश सब्जेक्ट लेकर आगे आप पढ़ाई करते हैं, डिग्री वगैरह लेते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच जो है ये काफी वास्ट टॉपिक है, बट यहाँ पे आपको 1 मार्क्स के लिए दे दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है थीम और सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मीन्स जो पोयम है उस पोयम का क्या मीनिंग आपको निकलता है, उस पोयम से आपको जो पोएट है वो क्या मैसेज देना चाहता है, वो आपको एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स आपको इजी लैंग्वेज में 1 से 2 सेंटेंस में आपको लिखना होता है। बेस्ट होगा आप प्रोबेबली अगर 3 लाइन लिखते हैं तो आपको फुल 2 out of 2 मार्क्स यहाँ पे मिलने के चांसेस है। तो इस तरह से टाइटल पे हाफ मार्क्स, पोएट का नाम आपने बराबर लिखा तो हाफ मार्क्स, राइम स्कीम पे 1 मार्क्स, और फिगर ऑफ स्पीच पे 1 मार्क्स, और सेंट्रल आइडिया यानी कि मैसेज क्या है पोयम का, अगर आपने ये राइट लिखा तो यहाँ पे आपको फुल 2 मार्क्स मिल सकते हैं। और दूसरी चीज है, अगर आपको पोयम में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, जैसे फिगर ऑफ स्पीच आपको नहीं मिल रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे लिखे, तो कोई बात नहीं, उस पॉइंट पे आपका 1 मार्क्स जाएगा। बट ऊपर के जो पॉइंट्स है उसमें आसानी से आप जो है मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि टाइटल देखो मोस्टली जो है पोएम का टाइटल दिया जाता है, आपको जो पोएम दिया जाता है, पोएट का नाम भी दिया जाता है, तो यहाँ पे आप हाफ और हाफ 1 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। राइम स्कीम भी बहुत इजी है जो कि हम आगे करेंगे। और फिगर ऑफ स्पीच अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, आगे के लिए भी बहुत काम आता है। एंड सेंट्रल आइडिया आप अपने इजी लैंग्वेज में आपको जो समझ में आ रहा है कि पोयम से आपको क्या समझ में आ रहा है या क्या मीनिंग आपको समझ में आया, उसका जो है 1 से 2 या 2 से 3 लाइन में अगर आप लिखते हैं, और एग्जामिनर हो सकता है कि फुल मार्क्स भी आपको दे दे, क्योंकि आपका समझ के ऊपर है कि आपने मैसेज क्या लिखा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा एप्रिसिएशन पॉइंट, हमने लिया है। पोयम सभी को दिख रही है स्क्रीन? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हाँ मैडम, आपकी आवाज आ रही है, स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सो यहाँ पे जो आपका जो फर्स्ट पोयम है, और टीनेजर्स प्रेयर, each day brings new beginnings. Decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. अभी ये आपको जो पोयम दिया है इसमें आपको टाइटल दिया हुआ है, और जो नीचे है आपका वो पोएट का नाम भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप आसानी से जो है क्या कर सकते हो, दो जो पॉइंट है इजीली आप इसमें मार्क्स ले सकते हो, 1 मार्क्स, क्योंकि टाइटल जो है, टाइटल आपको दिया गया है, टाइटल है आपका टीनेजर्स प्रेयर, और पोएट का जो नाम है वो भी आपको दिया है, पोएट का नाम है जे मॉस। उसके बाद जो है राइम स्कीम क्या होता है, राइम स्कीम जो होता है पोयम का जो हम जो राइमिंग वर्ड्स आपको 1 मार्क्स के लिए आता है पोयम में लिखने के लिए, राइमिंग वर्ड्स मीन्स द सेम साउंडिंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स सेम साउंड से एंड होते हैं उन वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है। उसी तरह राइम स्कीम जो होता है, जो वर्ड्स सेम साउंड से एंड होते हैं उनको हम, जैसे आप मैथ्स में आप मान लिखते हो कि जैसे एक्स का मान ए है या बी जो आप लिखते हो, या एक्स का मान लिखते हो, उसी तरह जो है हम पोयम में क्या करते हैं, पोयम में जो
सेम साउंड से खत्म होते हैं लाइन्स। जो लास्ट वर्ड होता है पोयम का, एक हर एक लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, उस वर्ड को और सेकंड जो सेंटेंस है उससे हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। अगर उससे मैच हो रहा है, दोनों का जो एंडिंग है वो सेम हो रहा है, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है आपका पोयम का, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग। अब बिगनिंग जो है ये क्या है, दिस इज योर लास्ट वर्ड। देन सेकंड वन इज मेक, थर्ड इज चूज एंड द फोर्थ वन इज टेक। तो अभी यहाँ पे जो बिगनिंग है उसका हम अगर नेक्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड लेंगे मेक, तो इसे मैच नहीं होता है, तो हम बिगनिंग को देंगे ए, मेक को हम को मानेंगे बी, एंड देन द थर्ड लाइन इज चूज। चूज जो है इसका लास्ट वर्ड है। अब ये इससे किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, ना ए से हो रहा है ना बी से उसका साउंड मैच हो रहा है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट हियर सी। और उसके बाद जो चौथा हमारा जो वर्ड है टेक, सो मेक एंड टेक दे आर मेकिंग अ राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे ये राइमिंग वर्ड्स बना रहे हैं, तो अगर हमने मेक को बी दिया है तो हम टेक को भी क्या देंगे, बी देंगे। इस तरह से जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, कभी भी आपको जो पोयम आता है उसमें स्टैंजा आप बता के लिखिए कि कौन से स्टैंजा का राइम स्कीम आप बता रहे हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा है इसका राइम स्कीम होगा ए बी सी बी। उसी तरह सेकंड जो है स्टैंजा देखेंगे हम, सेकंड स्टैंजा में जो लास्ट वर्ड है दिस इज लाइफ, फिर सेकंड लाइन सक्सेस, थर्ड लाइन इज रोड एंड द फोर्थ वर्ड इज डिस्ट्रेस। अब यहाँ पे लाइफ को हम ए देंगे, देन बी जो है हम सक्सेस को बी देंगे। उसके बाद जो थर्ड है हमारा वर्ड रोड है, रोड क्या है, किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, इट इज नॉट मैचिंग विद द लाइफ, नॉट इवन विद द सक्सेस, सो हम रोड को क्या करेंगे, सी देंगे। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट वर्ड है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस और सक्सेस, सक्सेस और डिस्ट्रेस, यहाँ पे जो इनकी जो साउंड है ये मैच कर रहे हैं, सक्सेस और डिस्ट्रेस मैच कर रहे हैं। सो हियर वी हैव गिवन बी, सक्सेस को हमने क्या दिया है, बी दिया है, तो डिस्ट्रेस भी क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। सो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टैंजा है वो होगा ए बी सी बी। अब यहाँ पे जो है आप कोई भी राइम स्कीम में आपको 1 मार्क्स के लिए आता है, तो आप किसी भी स्टैंजा का या तो फर्स्ट वाले स्टैंजा का कर दीजिए या सेकंड वाले स्टैंजा का, कोई भी एक ही स्टैंजा करना है। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप सेकंड वाला भी कर सकते हो तो यू कैन डू इट, बट आई विल एडवाइस कि आप एक ही स्टैंजा का करो, कोई भी करो परफेक्टली। जो स्टैंजा आपको परफेक्टली आता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो कि हाँ ये मेरा राइट ही होगा, तो उसी स्टैंजा का आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच में आपको मैं आगे स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। बस हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी एलिट्रेशन क्या होता है, व्हेन द लेटर और अ साउंड रिपीट अगेन एंड अगेन, यानी कि यहाँ पे जब कोई लेटर या कोई साउंड जो है एक पोयम की एक ही लाइन में बार बार रिपीट होता है तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स जिस तरह से हिंदी या मराठी में अलंकार होता है, भाषा की सुंदरता को या कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार यूज किया जाता है, उसी तरह इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच होता है। ये भी एक तरह का इंग्लिश का अलंकार होता है, जिससे क्या किया जाता है, पोयम का जो इफेक्टिवनेस है उसको बढ़ाया जाता है। आपको लाइन है डिसीजन आई मस्ट मेक। अब ये जो पोयम की लाइन है ये मैंने एक लाइन लिया है, और कभी भी फिगर ऑफ स्पीच आपको एक लाइन का ही देखना है, कि पूरा स्टैंजा का नहीं देखना है या पूरा पोयम का नहीं देखना है। फिगर ऑफ स्पीच एक सेंटेंस में या पोयम की एक लाइन का देखा जाता है। डिसीजन आई मस्ट मेक, सो हियर मस्ट एंड मेक यहाँ पे अंडरलाइन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पोयम की ये जो लाइन है इसमें मस्ट का फर्स्ट लेटर एम और मेक का फर्स्ट लेटर एम, ये क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये क्या होगा, ये एलिट्रेशन होगा। आपको जस्ट फिगर ऑफ स्पीच में नाम लिखना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आया है। अगर आप एग्जाम्पल के साथ लिखते हो बेटर है, नहीं लिखते हो सिर्फ आपने फिगर ऑफ स्पीच का नाम लिखा हो तो भी बेस्ट है, इसमें आपको फुल 1 मार्क्स मिलते हैं। सेकंड है आपका
अपोस्ट्रोफ ये दूसरा प्रकार है फिगर ऑफ स्पीच का। प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। अब अपोस्ट्रोफ कब होता है? जब पोएट किसी लाइन में जो चीज हमारे सामने नहीं होती था, जिस पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है या इमेजिनेशन किया जा रहा है, वो पर्सन हमारे सामने है ही नहीं, हम इमेजिन कर रहे हैं उसको, तो वहां पे अपोस्ट्रोफ होता है। अब देखो पोएम की लाइन है, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। सो यहाँ पे डियर लॉर्ड जो है वो लॉर्ड जो है यानी ईश्वर जो है वो हमारे सामने नहीं है, बट पोएट इज व्हाट ही इज सेइंग, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड, यानी कि मेरी आंखें खोलिए, यानी कि मुझे जो है गलत राह पर जाने से बचाइए, जहां मैं गलती करूं वहां मुझे रोकिए। बट यहाँ पे जो लॉर्ड है ये क्या है? ये इमेजिनेशन है, वो पर्सन हमारे सामने नहीं है। लॉर्ड जो है ये पर्सन नहीं है, ईश्वर जो है कोई व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम पोएट जो है वो क्या कर रहा है? इमेजिनेशन कर रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा? अपोस्ट्रोफ होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है वो सामने नहीं है। लास्ट आपका है सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया क्या होता है? जैसे बिफोर आई हैव टोल्ड यू, सेंट्रल आइडिया मीन्स व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, यानी कि इस पोएम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है या आपको क्या पोएट कहना चाहता है, वो होता है आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया एटलीस्ट आपको 2 से 3 सेंटेंस में लिखना होता है। लैंग्वेज इजी लिखो, आपको जो भाषा इजी लगती है, मतलब छोटे छोटे सेंटेंस यूज करो, छोटे छोटे वर्ड यूज करो, बट जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए। Poet has described about the life of teenager. He requests God to show him the right path in his life. यानी कि यहाँ पे ये जो पोयम है वो किस बारे में है? जो टीनेजर्स है, यानी कि जो किशोरावस्था के जो उम्र के जो बच्चे होते हैं। हेलो, जो किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं उनको जो है उनकी लाइफ में जो परेशानियां होती हैं या उनका जो लाइफ है, ये पोएट कहना चाहता है कि मैं अपने किशोरावस्था में जो आगे गलतियां करूं, उन गलतियों की ओर मेरा ध्यान दिलाइए एंड शो मी द राइट पाथ, यानी कि जो मेरे लिए सही है, जो लाइफ जो है, जो पाथ सक्सेस की ओर जाता है, उस सक्सेस की राह पर मुझे हमेशा बढ़ाते चलिए। जो गलतियां मुझसे हो, उन गलतियों के लिए मेरी आंखें खोलिए, मुझे हमेशा रास्ता दिखाइए। नेक्स्ट है आपका जो मैं आप सेकंड पॉइंट था हमारा राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है उसको हम अ, थोड़ा इलेबोरेट करके समझ लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखो राइम स्कीम, व्हाट इज राइम स्कीम? राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ साउंड दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ लाइन और स्टैंजा, यानी कि राइम स्कीम जो होता है वो साउंड है या पैटर्न ऑफ अ साउंड जो रिपीट होता है। जैसे राइमिंग वर्ड्स आपको मैंने बताया था कि सेम साउंड वाले जो वर्ड होते हैं उनको राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है, और जो पैटर्न बनता है पोयम में, जो एक पैटर्न बनता है उसको राइम स्कीम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे मैं लेती हूँ, Help, Lord, just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for life each day. यानी कि यहाँ पे जो हेल्प लॉर्ड यानी ईश्वर मेरी मदद कीजिए ना कहने में, व्हेन टेम्पटेशन यानी कि जब कोई मुझे लालच दे या किसी गलत राह की ओर धकेले या उस ओर अग्रसर करे, तो मैं क्या करूं? मैं अपने मन को और अपने शरीर को क्लीन रखूं, और मैं अपने जीवन का जो हर एक जो पल है, हर एक जो दिन है, उसे अच्छी तरह से जीऊं। सो यहाँ पे लास्ट वर्ड है आपका नो, देन सेकेंड लाइन में वे, थर्ड लाइन में क्लीन एंड फोर्थ लाइन में डे। अब हमको ये जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं कभी भी पोएम के लास्ट जो वर्ड्स होते हैं उनको देखना होता है। तो यहाँ पे नो जो है इसको हमने ए दिया है, वे जो है वो नो से मैच नहीं कर रहा है, सो व्हाट वी विल गिव, हम उसको नेक्स्ट अल्फाबेट देते हैं, बी हमने दिया है। अब ये जो अल्फाबेट जैसे मैंने आपको ए बी सी बी दिया है, आप इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ए बी सी बी की जगह आप पी क्यू आर एस टी भी यूज कर सकते हो, जैसे मैथ्स में आप यूज करते हो।
तो यहाँ पे मैंने ABC भी लिया है, यू कैन चूज वॉट एवर यू लाइक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है नो, नो को मैंने दिया है A। उसके बाद जो सेकंड लाइन का वर्ड है वे। अब नो से जो वे है दिस इज नॉट मैचिंग, ये राइमिंग वर्ड्स नहीं बना रहा है, इसलिए इसको मैं दूंगी B। फिर उसके बाद थर्ड जो लेटर है, थर्ड वर्ड जो है वो है क्लीन। अब क्लीन जो है यू कैन सी दैट कि ना तो वो नो से पेयर बना रहा है ना तो वे से बना रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको देंगे सी। उसके बाद जो लास्ट जो वर्ड है हमारा डे। अब यहाँ पे डे जो है वो वे से मैच कर रहा है, वे एंड डे, वे डे, ये सेम जो राइमिंग वर्ड्स बना रहे हैं, तो इसलिए वे को हमने बी दिया है, इसलिए हम डे को भी बी देंगे। सो हियर पे हमारा जो राइमिंग स्कीम बनेगा, राइम स्कीम कभी भी एक ही स्टैंजा का बनाना होता है, पूरी पोएम का नहीं बनता है, स्टैंजा वाइज होता है। सो यहाँ पे हमारा जो राइम स्कीम बनेगा ABCB। उसके बाद मैंने दूसरा यहाँ पे लिया है दूसरा स्टैंजा। When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very with you walking next to me। यानी कि यहाँ पे जो हम सेम वही करेंगे, जो हर एक जो सेंटेंस है, पोयम की जो लाइन है उसका लास्ट लेटर लेंगे, लास्ट वर्ड लेंगे। जैसे यहाँ पे पोयम का जो लास्ट लेटर है वो सॉरी वर्ड है वो है ओवर, नेक्स्ट लाइन में सी, थर्ड लाइन में वेरी है, और जो फोर्थ लाइन में मी है। तो यहाँ पे ओवर को हमने दिया है A, सी को हमने दिया है। ओवर और सी दे आर नॉट मैचिंग, राइमिंग जो है वो नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम सी को देंगे B। उसके बाद वेरी। अब वेरी जो है ये ऊपर दोनों में से किसी भी वर्ड से राइमिंग नहीं हो रहा है, उसका जो है राइम नहीं बैठ रहा है, जैसे ओवर, सी, वेरी। तो ये क्या है, ये फुली डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको दूंगी सी। उसके बाद जो लाइन है लास्ट जो वर्ड है मी। अब यहाँ पे जो मी है वो ओवर से मैच नहीं कर रहा है, राइम नहीं बैठा रहा है। सी एंड मी दे आर मैचिंग अप। ओके, क्या कर रहे हैं, सी और मी ये दोनों का राइमिंग वर्ड बैठ रहा है, यानी कि दो राइम बना रहे हैं। सो अगर मैंने सी को बी दिया है तो मी को भी मैं क्या दूंगी, बी दूंगी। तो इस तरह से हमारा जो राइम स्कीम है वो बन रहा है यहाँ पे ABCB। इस तरह से पोयम का कोई भी एक स्टैंजा लेना है आपको और आपको ये राइम स्कीम बनाना है। सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आता है, बट बहुत इजी है, आप फुल 1 आउट ऑफ 1 इसमें ले सकते हो। उसके बाद जो है कोई कोई जो पोयम होता है वो 4 लाइन का होता है, वो एक स्टैंजा बनाते हैं, बट कोई कोई जो पोयम होता है वो 5 लाइन्स का होता है, 8 लाइन्स का भी हो सकता है। तो ऐसे जो पोयम आते हैं तो उसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। One day, to make matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. And thus, you see, by fate's decree, or rather nurse beam, my brother John got Christian me, and I got Christian him. So यहाँ पे हम जो पोयम का जो लास्ट वर्ड है उसको देखेंगे। ये मैंने स्टैंजा लिया है आपका ट्विन से, द ट्विंस पोयम से। वन डे टू मेक मैटर वर्स। अब यहाँ पे वर्स फर्स्ट लाइन में हम वर्स लेंगे, सेकंड लाइन में फिक्स्ड होगा। आपको क्या करना है, आपको जो पोयम दिया जाता है पेपर में उसको आप पेंसिल से लास्ट जो वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर दो। आप अंडर का लाइन कर देंगे वैसे एक स्टैंजा का, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि आप कैसे राइम स्कीम बनाओगे। थर्ड लाइन जो है वो है नर्स, फोर्थ लाइन में है मिक्स्ड, फिर उसके बाद फिफ्थ लाइन में डिक्री, सिक्स लाइन जो है वो वीम है, सेवेंथ लाइन मी है, और जो एट लाइन है वो हिम है। अब ये पूरा 8 लाइन का स्टैंजा है, स्टैंजा 6 लाइन का भी हो सकता है, 5 लाइन का भी हो सकता है। पहले जो है आप लोग लिखते थे फ्री वर्स, आपको 9th वगैरह में पढ़ाया गया होगा फ्री वर्स, बट अभी जो है पैटर्न जो है चेंज हो गया है। अगर आपने फ्री वर्स लिखा या राइम स्कीम तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको वहां पे लिखना होगा ABCD या जो भी आपका राइम स्कीम बनता है वो राइम स्कीम बनाइए और वो पूरा
लिखिए। आपको एटलीस्ट 5 लाइन तक ये ABCD करके राइम स्कीम बना के लिखना है। अगर 8 लाइन का पोयम है तो आप सिर्फ 5 लाइन्स का भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा 8 ही बनाओ। अगर आप 8 लाइन भी बनाते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट जो हम वर्ड देखते हैं वर्स, वर्स को हमने दिया है ए। फिक्स्ड, अब देखो वर्स और फिक्स दे आर नॉट मैचिंग, दे आर नॉट मेकिंग अ राइमिंग वर्ड, सो हम क्या करेंगे, उसको हम बी देंगे। उसके बाद जो थर्ड हमारा जो वर्ड है नर्स, अब वर्स और नर्स दे आर मैचिंग अप, है ना, दोनों पेयर बना रहे हैं, राइमिंग वर्ड्स बना रहे हैं। तो वर्स को जो हमने ए दिया है, नर्स को भी हम ए देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो थर्ड लाइन है, सॉरी फोर्थ लाइन जो है वो आपको यहाँ पे मैं भूल गई हूँ लिखना शायद गलती से, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। नर्स को हमने दिया है ए क्योंकि इट इज मैचिंग विथ वर्स। उसके बाद फिक्स्ड और मिक्स्ड, ये दो वर्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो अगर हमने फिक्स्ड को बी दिया है तो मिक्स्ड भी हमारा क्या होगा, बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है डिक्री। अब जो डिक्री है वो किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, वर्स से भी मैच नहीं हो रहा है, फिक्स से भी मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम देंगे नेक्स्ट अल्फाबेट सी हम देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है विम। विम जो है वर्स से भी मैच नहीं हो रहा है, फिक्स से भी मैच नहीं हो रहा है और डिक्री से भी मैच नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम अगला अल्फाबेट यूज करेंगे डी। उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड है मी। अब मी जो है ये सेम है, ये किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, ना तो वर्ड से मैच कर रहा है, ना तो फिक्स से मैच कर रहा है, ना डिक्री से मैच कर रहा है। सो इसको हमने दिया है ई। उसके बाद जो है लास्ट जो हमारा लाइन का है वो है हिम। अब विम एंड हिम दे आर मैचिंग अप विथ ईच अदर। विम और हिम जो है ये दोनों क्या कर रहे हैं, राइमिंग पेयर बना रहे हैं, इन दोनों का राइम हो रहा है। तो इसलिए हम विम का क्या करेंगे, इफ वी हैव गिवन डी तो हम हिम को भी क्या करेंगे, डी देंगे। तो इस तरह से हमारा जो राइम स्कीम बनता है इस पोयम का ABCD ED। इस तरह से आप कम से कम अगर आपका पोयम जो है 5 लाइन से ज्यादा का आता है तो आप मैक्सिमम 5 लाइन तक का राइम स्कीम बनाना है आपको। जरूरी नहीं कि पूरा 8 लाइन का आप बनाओ, बट मैक्सिमम आपको 5 लाइन तक राइम स्कीम बनाना है। अगर आपने 5 लाइन तक बनाया है तो आपको फुल 1 मार्क्स मिलेगा। और दूसरी चीज है फ्री वर्स अभी पेपर के पैटर्न में नहीं है, तो नोबडी विल राइट फ्री वर्स। आपने सिर्फ फ्री वर्स लिख के छोड़ दिया तो आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो हमारा 1 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आपके फ्यूचर के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए। आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में फिगर ऑफ स्पीच रहता ही है। तो हम देखते हैं आपके लिए मैंने वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच टोटल 22 तक होते हैं, बट यहाँ पे कुछ इजी इजी फिगर ऑफ स्पीच लिए हैं जो आपको आसानी से समझ में आए और पोयम में आप उसको कर सको। इसके लिए मैंने यहाँ पे 7 जो है फिगर ऑफ स्पीच लिए हैं, आप उनको आसानी से समझ सकते हैं, ये आपके लिए इजी जाएंगे। सो यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, सभी को क्लियर दिख रहा है स्लाइड? हेलो, फर्स्ट आपका जो है एलिट्रेशन। Alliteration means what? The repetition of same sound or letter. The repetition of same sound or letter in a group of words or sentence is called alliteration. यानी कि जब पोयम की किसी लाइन में एक ही लेटर का या एक ही साउंड का बार बार रिपीट हो, जब किसी पोयम की लाइन में कोई एक ही अक्षर या एक ही साउंड बार बार रिपीट होता है, उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है फर्स्ट, बॉब ब्राउट द बॉक्स ऑफ
bricks. Bob brought the box of bricks. अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल है बॉब, तो यहाँ पे जो बॉब का बी, ब्राउट का बी एंड देन बॉक्स का बी, ब्रिक्स का बी, ये जितने भी ब्रिक्स का बी, अभी यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है मोस्टली सबका जो फर्स्ट लेटर क्या है, बी है। तो यानी कि इट मीन्स कि इस पोयम की इस लाइन में एलिट्रेशन आया है। क्यों? क्योंकि जो बी जो लेटर है वो बार बार 2 टाइम्स और मोर देन 2 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। सबसे इजी जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है मोस्टली सारे पोयम में आता है आपको, तो एलिट्रेशन और रिपीटेशन, आपने बस ये 2 फिगर ऑफ स्पीच भी कर लिया तो भी आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये जो 2 फिगर ऑफ स्पीच है बहुत इजी है और मोस्टली सारे पोयम में आते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये 2 फिगर ऑफ स्पीच कर ले तो 1 मार्क्स आसानी से मिल सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स। अभी यहाँ पे जो ब्रिंग्स का बी है और बिगनिंग का बी है, सो बी एंड बी यहाँ पे रिपीट हुआ है, बार बार 2 बार रिपीट हुआ है, तो यानी क्या है, ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है आपका रिपीटेशन। When the same word repeated again and again in sentence, it is called repetition. यानी कि जब एक ही सेंटेंस में कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, 2 बार या 2 बार से ज्यादा, when it is repeating, it means it is a repetition. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिपीटेशन है। गेट रेडी, गेट सेट, गो। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में गेट रेडी एंड गेट सेट गो, इस जो लाइन में जो है गेट जो है वो क्या आया है, 2 टाइम्स इट हैज केम, गेट रेडी हेलो मैडम, माइक ऑन कीजिए आपका। सर स्क्रीन बराबर दिख रही है ना? हाँ, नहीं अभी स्क्रीन नहीं दिख रही मैडम, स्क्रीन आउट हो गई। ओके सर, वो प्रॉब्लम थोड़ा हाँ, सा स्क्रीन प्रॉब्लम शेयर हो रहा है। कीजिए। सर मैं वापस से स्क्रीन चालू कर, हाँ, दिख रही है मैडम अभी। थैंक यू सर। सो आपका जो सेकंड फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन, व्हेन द सेम वर्ड रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन सेंटेंस, इट इज कॉल्ड रिपीटेशन। यानी कि पोयम की किसी लाइन में अगर कोई शब्द बार बार रिपीट होता है, इट मीन्स इट इज अ रिपीटेशन। जैसे गेट रेडी, गेट सेट, गो। अब यहाँ पे जो गेट है ये एक ही लाइन में आपको गेट 2 टाइम्स इट हैज कम, सो आप इजीली आप बता सकते हो कि ये रिपीटेशन है। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जहां पे रिपीटेशन आएगा इट मीन्स वहां पे एलिट्रेशन अपने आप आएगा। एलिट्रेशन में क्या होता है, अक्षर या लेटर रिपीट होता है, और रिपीटेशन में वर्ड रिपीट होता है। तो अगर एक ही सेम ही वर्ड रिपीट हुआ है, इसका मतलब है कि उस वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम ही होगा। तो जहां पे भी रिपीटेशन होता है एलिट्रेशन होता ही है। सो यहाँ पे सेकंड एग्जांपल है स्माइल 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 एट योर माइंड मोर ऑफन। तो हियर, यहाँ इस सेंटेंस में स्माइल स्माइल स्माइल, ये जो लेटर है या ये जो वर्ड है वो 3 टाइम्स आया है। तो 3 टाइम्स आया है, इट मीन्स सिंपली इट इज अ रिपीटेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? रिपीटेशन है। अब यहाँ पे स्माइल का एस
3 टाइम्स आया है, तो आप भी लिख सकते हो कि दिस इज अ एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे अगर स्माइल का एस 3 बार रिपीट हुआ है तो वर्ड भी रिपीट हुआ है और जो लेटर है वो भी रिपीट हुआ है, तो यहाँ रिपीटेशन और एलिट्रेशन दोनों आएगा। थर्ड है आपका फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन मीन्स व्हाट? When non-living objects are described to seem like people, it is called personification. Personification means जब पोयम में किसी वस्तु को मनुष्य की उपमा दी जाती है, यानी कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन, जैसे लाफिंग है, फीलिंग सैड, डांसिंग, जो हम ह्यूमन क्वालिटी है, लाइक डांसिंग है, हैप्पी है, सैड है, एंग्री है और थम्पिंग है, यानी कि जो क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग की होती है, अगर वो क्वालिटी किसी निर्जीव वस्तु को दिया जाता है या किसी वस्तु को दिया जाता है, दैट मीन्स इट इज अ पर्सोनिफिकेशन। सो यहाँ पे फर्स्ट है द विंड शाउटेड। द विंड शाउटेड। अब यहाँ पे विंड जो है, हवा, क्या चिल्लाती है? हवा इज अ पर्सन? नो। हवा जो क्या ह्यूमन बीइंग है? नो। बट यहाँ पे सेंटेंस में बोला गया है द विंड इज शाउटिंग, यानी कि हवा जो है वो चिल्ला रही है। तो यानी कि यहाँ पे पोएट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग को, यानी किसी वस्तु को हमारी उपमा या मनुष्य के गुण देता है, तो वहां पे वो क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन है। सो शाउटिंग इज व्हाट? इट इज बेसिकली अ ह्यूमन क्वालिटी, यानी चिल्लाना जो होता है वो ह्यूमन की क्वालिटी होती है। पेड़ पौधे नहीं चिल्लाते हैं या कोई वस्तु नहीं चिल्लाती है, ये ह्यूमन की जो क्वालिटी होती है चिल्लाना, वो ह्यूमन क्वालिटी है। सो ये जो क्वालिटी है शाउटिंग का, इट इज गिवन टू द विंड। सो यहाँ पे क्या है? जो विंड है वो नॉन लिविंग थिंग है और उसको ह्यूमन क्वालिटी दी गई है शाउटिंग का, चिल्लाने का। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। सेकेंड है द लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, यानी कि यहाँ पे जो बिजली है वो पूरे आसमान में नृत्य करती हुई निकल गई। तो यहाँ पे जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग मीन्स व्हाट? जो बिजली होती है, जैसे आसमान में बिजली चमकती है, 2 सेकंड के लिए चमकती है और गायब हो जाती है। तो यहाँ पे जो कवि है, जो पोएट है, उसने उपमा क्या दी है कि जैसे वो नृत्य कर रही हो। तो यहाँ पे जो लाइटनिंग है, जो बिजली है, उसको ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। कौन सी क्वालिटी दी गई है? डांस की। सो यहाँ पे जो नृत्य करने की जो कह सकते हैं, नृत्य करने की जो क्वालिटी है, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि ये ह्यूमन की क्वालिटी है। बट दिस क्वालिटी इज गिवन टू द लाइटनिंग। और लाइटनिंग क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव चीज है, उसको ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है। सो इट मीन्स दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। आपको पर्सोनिफिकेशन याद रखना है कि निर्जीव वस्तुओं को ह्यूमन की क्वालिटी दी जाती है। नेक्स्ट है आपका मेटाफर। A metaphor is a figure of speech that is used to make a comparison between two things that aren't alike but something have in common। यानी कि मेटाफर जो है वो ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, जो एक दूसरे से सेम बिल्कुल नहीं है बट कुछ चीजों में उनमें कॉमन है, यानी कि वो बिल्कुल अलग है बट कुछ चीजों की वजह से वो सेम है। सो यहाँ पे एग्जांपल है द क्लासरूम वाज अ जू। अब जिस तरह से जू जो होता है, जू में तरह तरह के जानवर होते हैं, तरह तरह के जो है एनिमल्स होते हैं, छोटे बड़े, साइज में बड़े, कुछ जो है लंबाई में बड़े होते हैं। उसी तरह जो है क्लासरूम में भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के, मेंटालिटी के, इंटेलेक्चुअल के स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे क्लासरूम में हर एक स्टूडेंट्स की क्वालिटी अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हो, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, सम आर वेरी गुड इन ड्राइंग, सम आर वेरी गुड इन क्राफ्ट। तो हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग क्वालिटी होती है। तो यहाँ पे जू और क्लासरूम, यानी कि जो क्लास है और चिड़ियाघर है, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है। बट क्या है, दोनों बिल्कुल अलग है बट कुछ जो क्वालिटी है उनमें सेम है, वो है क्वालिटी वाइज। तो जिस तरह से एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है, उनके अलग अलग गुण होते हैं, उसी तरह क्लासरूम में भी जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर हैविंग अ समथिंग
डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी, उनके जो गुण होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्लासरूम और जू का कंपैरिजन किया गया है। द क्लासरूम वाज अ जू, यानी कि क्लासरूम को जू से कंपेयर किया गया है। इट मीन्स इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। शी इज अ पिकॉक। अब पिकॉक मीन्स मोर एंड शी क्या है, गर्ल है। यहाँ पे जो गर्ल की तुलना जो है वो पिकॉक से की गई है कि यानी वो मोर की जैसे दिखती है। तो यहाँ पे जो शी है यानी गर्ल और पिकॉक दोनों की तुलना की गई है। पिकॉक मीन्स कलरफुल होता है, तो उसी तरह जो गर्ल हो सकती है मे बी उसके कपड़े उस तरह से रंगीन हो। तो कुछ जो क्वालिटी है, जो कॉमन क्वालिटी होती है, यहाँ पे दोनों को उस क्वालिटी के लिए कंपैरिजन किया गया है। तो शी इज अ पिकॉक यानी कि वो मोर के जैसे दिखती है। तो यहाँ पे गर्ल का और पिकॉक का कंपैरिजन हुआ है। इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन से आप सिंपली समझ सकते हो कि जैसे पुलिस आपको इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है या थीफ वगैरह को बुलाती है, क्वेश्चन आंसर किया जाता है। तो इंट्रोगेशन मीन्स आस्किंग अ क्वेश्चन। इंट्रोगेशन मीन्स आस्किंग अ क्वेश्चन टू गेट आंसर बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली। यानी कि इंट्रोगेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि वो जो लाइन है वो ज्यादा उठकर दिखे या ज्यादा इफेक्टिवली वो दिखाई दे। तो पोयम में इस तरह से इंट्रोगेशन का यूज किया जाता है। जैसे हु डू यू थिंक यू आर, तुम अपने आप को क्या समझते हो। तो यहाँ पे तुम अपने आप को क्या समझते हो, इस सेंटेंस से हमको क्या समझ में आ रहा है कि सामने वाला इज आस्किंग, यानी कि वो हमें पूछ रहा है कि सो जो पूछ रहा है यानी कि ही इज आस्किंग समथिंग। तो यानी कि यहाँ पे ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेशन। सेकंड है दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड। दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड, क्या ये मेरा मेरा ही जमीन है या मेरा ही गांव है या मेरा ही देश है। लैंड का मतलब देश हो सकता है, गांव भी हो सकता है। अब किस मीनिंग में लेते हो, बट यहाँ पे बेसिकली जो मीनिंग है देश का, यानी कि क्या ये मेरा जन्म स्थान है। दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड, क्या ये मेरा मेरा ही देश है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे पोएट जो बताना चाहता है कि ये मेरा देश है, बट उसको वो क्वेश्चन के वे में पूछ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब यूज करते हैं हम, तो वो लाइन क्या हो जाती है, वो ज्यादा इफेक्टिव रूप से सामने वाले तक पहुंचती है। सो ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है आपका ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, when a word is used to imitate the sound of an object to providing the special effect, it is known as onomatopoeia। यानी कि जब कोई साउंड यूज किया जाता है, पोयम की किसी लाइन में साउंड यूज किया जाता है, तो वहां पे ओनोमेटोपोएया होता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ट्रिंग ट्रिंग द फोन रैंग। अब जो फोन है वो कैसे बजता है, ट्रिंग ट्रिंग। अब तो यहाँ जो साउंड है फोन का, जो बेल का साउंड है वो ट्रिंग ट्रिंग बताया गया है, यानी कि जो साउंड यहाँ पे यूज हुआ है, यानी कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ ओनोमेटोपोएया। द बीज वर बजिंग। तो बजिंग जो बीज होती है यानी कि मधुमक्खियां, आप देखो जब जाती हैं तब बज की आवाज करती हैं। तो यहाँ पे जो बजिंग है उस वर्ड को यूज किया गया, उनके साउंड को यूज किया गया है। तो यहाँ पे जब किसी सेंटेंस में साउंड यूज किया जाता है तो बस आप नाम याद रखो कि वो ओनोमेटोपोएया वहां पे यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका लास्ट अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ when the writer addresses imaginary or absent person, it is known as apostrophe। यानी कि जब पोयम में जो कवि है, जो पोएट है, किसी इमेजिनरी पर्सन का यूज करता है या कोई ऐसे पर्सन के बारे में बताता है जो कि वहां पे उपस्थित ही नहीं है, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफ। ओ मून गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अब यहाँ पे जो मून है, क्या हम मून से उसकी जो चांदनी है, मूनलाइट है, उसको ले सकते हैं क्या, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि मून से क्या हम उसकी चांदनी को मांग सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इमेजिनरी किया गया है, जो कल्पना किया गया है, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफ।
roll on for deep dark blue ocean, roll on for deep and dark blue ocean, यानी कि थोड़ा सरक जाओ या हट जाओ गहरे नीले समुद्र। अब ये जो समुद्र है क्या वो सरक सकता है? क्या वो अपना जो जगह है उसको छोड़कर आगे बढ़ सकता है क्या? नो, दिस इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। तो यहाँ पे समुद्र को ऐसे कहा गया है कि थोड़ा सरक जाओ या थोड़ा हट जाओ नीले आसमान, सॉरी नीले समुद्र। तो यहाँ पे जो है जो चीजें पॉसिबल नहीं है, अनथिंकेबल, इमेजिनेशन किया जाता है, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफ। सो यहाँ पे समरी हम लेते हैं। मेन आप कैसे याद रखोगे फिगर ऑफ स्पीच? एलिट्रेशन में बेसिकली आपको एक ही लेटर या एक अक्षर रिपीट होता है बार बार। रिपीटेशन में आपको वर्ड रिपीट होता है। पर्सोनिफिकेशन में आपको जो किसी नॉन लिविंग थिंग को यानी कि निर्जीव चीज को ह्यूमन की उपमा दी जाती है, ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, जैसे डांसिंग का, हैप्पीनेस का, सॉरो का, सैडनेस का, इस तरह से। तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होता है। मेटाफर, मेटाफर कब होता है? जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है जो सेम बिल्कुल नहीं है, दो अलग अलग चीजों का किसी एक चीज को लेकर कंपैरिजन किया जाता है, यानी कि वो मेटाफर है। इंट्रोगेशन, इट मींस आस्किंग समथिंग, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओनामोटापिया, साउंड यूज किया जा रहा है, यानी कि कोई साउंड किसी चीज का, किसी थिंग का जो साउंड होता है, अगर किसी चीज का साउंड आ गया जैसे ट्रिंग ट्रिंग या बूम द डायनामाइट ब्लास्ट, यह जो साउंड आता है किसी चीज का, तो वो होता है ओनामोटापिया। नेक्स्ट है आपका अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ आप याद रखो कि यहाँ पे इमेजिनेशन किया जाता है, जो चीजें होती नहीं है या जो पर्सन नहीं है उसके बारे में बात किया जाता है, दैट मीन्स इट इज अ अपोस्ट्रोफ। अब नेक्स्ट जो है कुछ पोयम का लिया है मैंने, एप्रिसिएशन हम करते हैं। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, if you can wait and not be tired by waiting or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good nor talk too wise. अब यहाँ पे ये जो पोयम है, आपको ये पोयम का नाम है इफ। टाइटल आपको दिया गया है तो टाइटल में आप आसानी से हाफ मार्क्स ले सकते हो। पोएट का नाम भी दिया जाता है आपको मोस्ट प्रोबेबली। सो हु इज द पोएट? रूडयार्ड किपलिंग। तो यहाँ पे आपने पोएट का नाम लिखना है, रूडयार्ड किपलिंग। थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका राइम स्कीम। राइम स्कीम आपको मैंने बताया, कभी भी पोएम का जो लास्ट वर्ड होता है, हर एक लाइन का लास्ट वर्ड ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे जो पोयम का लास्ट वर्ड है यू है, सेकेंड लाइन में भी यू है, थर्ड लाइन में भी यू है। तो यहाँ पे मैंने यू को ए दिया है, तो बाकी के दो लाइन में भी ए और ए ही आएगा। उसके बाद जो वेटिंग है वो यू से डिफरेंट है, इसलिए व्हाट आई विल गिव द बी लेटर। यहाँ पे वेटिंग को मैं बी दूंगी। उसके बाद वेटिंग एंड हेटिंग, ये क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। यहाँ पे हम साथ में करते चलते हैं राइम स्कीम। ए देखो यू है, सेकंड में जो है यू यहाँ पे मैच हो रहा है, सो यहाँ पे मैंने इसको दिया है ए। उसके बाद जो थर्ड है ये भी क्या है? यू से मैच कर रहा है, बाकी ऊपर वाले वर्ड से मैच कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी इसको ए दिया है। उसके बाद जो वेटिंग है, वेटिंग जो है वो क्या हो रहा है? वो पूरी तरह से डिफरेंट हो जा रहा है ना? इस यू से और वेटिंग से मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा है, तो दैट्स व्हाई मैं इसको बी देती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है हिटिंग, हिटिंग जो है वो वेटिंग से मैच कर रहा है, इसलिए मैं इसको दूंगी बी। उसके बाद जो लास्ट है वाइज, अब वाइज जो है वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, ना तो वो यू से मैच कर रहा है ना वो वेटिंग से मैच कर रहा है, इसलिए मैं इसको दूंगी सी। सो इस तरह से आपका ये राइम स्कीम बन गया फर्स्ट स्टैंजा का ए ए ए,
बी सी बी। अब यहाँ पे जो है ये मैंने जो पोयम लिया है, इफ का लिया है। सो इफ का मैंने यहाँ पे राइम स्कीम आपके सामने बना के दिखाया। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच में देखो यहाँ पे रिपीटेशन आएगा, क्यों? क्योंकि दो पोयम की लाइन है। फर्स्ट जो लाइन है, इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू। सो यहाँ पे जो बेसिकली यू जो है, यू क्या हो रहा है, रिपीट हुआ है। एक ही लाइन में यू क्या है, दो बार आया है, इसलिए यहाँ पे रिपीटेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड जो फिगर ऑफ स्पीच मैंने एंटीथेसिस लिखा है, अगर आपको आता है तो कर सकते हो। एंटीथेसिस मींस अपोजिट वर्ड, यानी जब पोयम की किसी लाइन में, एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड कहा जाए या दो अपोजिट वर्ड आते हैं, वहां पे एंटीथेसिस आते हैं। तो यहाँ पे इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू। सो यहाँ पे ट्रस्ट और डाउट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड आए हैं, यानी कि ट्रस्ट करना। यहाँ पे दो अपोजिट विचार आए हैं एक ही सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पे एंटीथेसिस आएगा। अगर आपको ये हार्ड लगता है एंटीथेसिस, आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप रिपीटेशन लिख दीजिए, क्योंकि रिपीटेशन बहुत इजी है और हर कोई कर सकता है। तो आप रिपीटेशन आप सबको लिखना है। उसके बाद सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम इज अबाउट father and son. The father is giving advice to his son about how we should live in this world. यानी कि यहाँ पे एक जो फादर है वो अपने बेटे को बता रहा है कि जो लाइफ है, हमें जो इस जीवन को, हमें विश्व में या इस वर्ल्ड में कैसे जीना है। बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हो सकता है बाकी दूसरे जो हैं आप पे मिसट्रस्ट करें, आप पे भरोसा नहीं करें, बट क्या करना है, आपको हमेशा जो है अपने ऊपर विश्वास रखना है। सो बेसिकली क्या है, क्या सेंट्रल आइडिया है कि हाउ वी शुड लीव अवर लाइफ। यहाँ पे ये फादर जो है वो अपने बेटे को एडवाइस दे रहे हैं। नेक्स्ट पोयम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अब यहाँ पे ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन, आई वांट टू लाइट द डार्क रूट so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Oh moon, give me basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. Writer और पोएट सुनील शर्मा। देखो यहाँ पे जो टाइटल है वो आपको दिया गया है। टाइटल में आप लिखोगे बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। ये तो आपको बेसिकली दिया ही जाता है पोएम में, तो यहाँ पे आपका हाफ मार्क्स क्लियर हो गया। उसके बाद पोएट का नेम जो है, अब पोएट का नेम सुनील शर्मा यहाँ पे दिया हुआ है। राइम स्कीम, राइम स्कीम मैंने आपको बताया कि कभी भी पोएम का एक एक लाइन लेना है और उसका लास्ट वर्ड जो है उसको आपको अंडरलाइन करना है। अब यहाँ पे पहला जो लेटर क्या है, सॉरी पहला जो शब्द क्या है, लोन है। उसके बाद जो दूसरा है रूट है, तीसरा हेलो। है अर्ली है। जी सर। हाँ मैडम, अगले लेक्चर का टाइम हो गया है। ठीक है सब, मैं बस ये फिनिश कर लेती हूँ सर। सो ओके हियर, मैडम, ओके। थैंक यू सर। यहाँ पे रूट है, अर्ली है एंड देन हिम है। तो यहाँ पे एक स्टैंजा लेती हूँ मैं। लोन, लोन को हमने दिया ए, उसके बाद रूट जो है ये लोन से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको देंगे बी। थर्ड जो हमारा वर्ड है अर्ली। अब ये जो अर्ली है लोन से भी मैच नहीं कर रहा है, रूट से भी मैच नहीं कर रहा है, सो व्हाट वी विल गिव इट सी। हम इसको सी देंगे। और उसके बाद जो लास्ट वर्ड है हिम। अब यहाँ पे जो हिम है वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, ना तो वो लोन से राइमिंग वर्ड बना रहा है, ना रूट से बना रहा है, और ना ही अर्ली से वो मैच कर रहा है, तो हम इसको देंगे डी। तो यहाँ पे हमने राइम स्कीम लिखा है ए बी सी डी। ठीक है। अगर कोई भी आपको मैच नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं है कि पोयम का राइम स्कीम बने ही या कोई राइमिंग पेयर बने ही, तो आप यहाँ पे ए बी सी डी लिख देंगे। फिगर ऑफ स्पीच अपोस्ट्रोफ गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, यानी कि यहाँ पे जो मून से है, चंद्रमा से हम
नहीं ले सकते हैं। ये इमेजिनेशन किया गया है इस लाइन में, इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? अपोस्ट्रोफ होगा। उसके बाद सेंट्रल आइडिया इन दिस पोएम, चाइल्ड asked the moon to give him the seeds of moonlight. The child wants to solve the problem of village. यानी कि यहाँ पे जो चाइल्ड है वो क्या करना चाहता है? अपने विलेज की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना चाहता है। वो अपने गांव के रास्तों के दोनों तरफ क्या लगाना चाहता है? लाइट लगाना चाहता है। सो यहाँ पे ये आपका फिगर ऑफ स्पीच खत्म होता है। फिगर ऑफ स्पीच आप लिखते टाइम ध्यान रखिए, आप एक-एक पॉइंट, एक-एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, जितना साफ-सुथरा लिखेंगे, आपको जो पॉइंट आता है वो लिखिए, जो नहीं आ रहा है बेसिकली जो है फिगर ऑफ स्पीच में सारे पॉइंट ईज़ी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हर एक पॉइंट में आपको फुल 5 ऑफ 5 ले सकते हो। सेंट्रल आइडिया थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको सेंटेंस मेकिंग में, बट 1-2 लाइन आपने लिखा तो भी वहाँ पे आप आराम से हाफ मार्क्स को ले सकते हो। ठीक है? इस तरह से मैं अपना खत्म करती हूँ। सर कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ पूछना है? धन्यवाद मैडम, आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद मैडम, आप लेफ्ट कर सकते हो। थैंक यू सर।